Hello students, so we met again. Very good evening to all of you. Students, हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था उसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी. देखो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज. ठीक है, हम लोगों ने जो चैप्टर से कुछ उनके डिस्कशन साथ में नहीं लिए थे. तो वी हैव डिस्कस लिविंग वर्ल्ड, वी हैव डिस्कस सेल. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डिस्कशन आज इस लेक्चर में हम लोग उठा रहे हैं. देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज, हम लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर्स में नहीं लिखूंगी क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम में मैंने आपको सेल और लिविंग वर्ल्ड दोनों में आंसर्स लिखाए थे. अब बच्चों ने क्या बोला कि मैम एक्चुअली एवरीथिंग इज रिटन इन आवर कॉपी. तो हम लोग इस लेक्चर को प्योरली डिस्कशन वाला लेक्चर लेंगे कि इसमें क्या है, एक तो आपका रिविजन हो जाएगा. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा. और रिवीजन होने के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस को एक होता है ना डिस्कशन हो गया, एक जनरल ग्रुप डिस्कशन हो गया. तो आपको क्या है, एक दिमाग में सेट हो जाएगा कि एक्चुअली हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया. हम लोगों ने थ्योरी भी पढ़ ली और क्वेश्चंस भी देख लिए. ठीक है, डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स have undergone several changes over a period of time. ये क्वेश्चन आपको लिविंग वर्ल्ड में भी मिला होगा. देखो हम लोग प्रिमिटिव टाइम से लेकर आज मॉडर्न टाइम तक क्लासिफिकेशन को कर रहे हैं. देखो हम क्लासिफिकेशन को ये कहते हैं कि हमने प्रॉपरली अरेंजमेंट किया है ऑर्गेनिजम्स का, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर, उनको कुछ देखकर, उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर, उनके इंटरनल कैरेक्टर्स को देखकर उन्हें अरेंज किया है प्रॉपर ग्रुपिंग में, जिससे कि हम एक पैटर्न में एक प्रॉपर तरीके से उन्हें पढ़ पाए, हैप्पैज़र्ड फॉर्म में उन्हें नहीं रखे. ठीक है, किसी के कोई कैरेक्टर की सिमिलैरिटीज है तो इस ग्रुप में डाल दिया, किसी के कोई कैरेक्टर की सिमिलैरिटीज है तो हमने इस ग्रुप में उसे प्लेस किया है. तो शुरू से लेकर प्रिमिटिव टाइम से लेकर आज के मॉडर्न टाइम तक हम लोगों ने काफी कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को देखा. हम लोगों ने ये कहा कि शुरुआत में सिस्टम्स में हम लोगों ने कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ले लिया कि जो सामने से दिख रहे हैं कि अच्छा तुम्हारी दोनों की आंखें ब्लू हैं, एक में आ जाओ, तुम इस प्लांट्स के दोनों फ्लावर्स येलो कलर है, तुम इसके अंदर आ जाओ. ठीक है, तो ये तो क्या था, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे था कि आपने देखा और क्लासिफाई कर दिया. फिर आपने देखा कि नहीं ये तो क्राइटेरिया इतना सक्सेसफुल नहीं है, तो आप थोड़ा और आगे आए. आपने कहा कि टेक द इंटरनल कैरेक्टर्स, थोड़ा सा सिस्टम्स पर, थोड़ा सा ज्यादा इंटरनल डीप स्ट्रक्चर्स पे आप डिवाइड करो. ठीक है, कभी कोई क्राइटेरिया लिया, कभी आपने केमिकल्स के बेसिस पर करा, कभी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. इसी तरीके से आपने ऑल ओवर टाइम में जैसे जैसे आप आगे चलते गए आपने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को ज्यादा बेटर किया है. ठीक है, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम होता है उसमें हमें चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. अगर वो चेंजेस ग्रेजुअली होंगे, धीरे धीरे होंगे, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन हो गया. देखो आज आपके एंसेस्टर्स या प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में कोई भी चीज़ है और वो आप आगे ले जाना चाहते हो डेवलप्ड फॉर्म में. जैसे मेरे एंसेस्टर्स में कोई चीज़ थी, वो ग्रेजुअल टाइम के साथ डेवलप होते होते मेरे पास आई. चीज़ वही है लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा मॉडिफाइड और डेवलप फॉर्म में. तो मैंने क्या बोला कि दिस कैरेक्टर्स इज इवॉल्व्ड फ्रॉम माय एंसेस्टर बट इट इज़ न्यू टू मी. तो एवोल्यूशनरी बेसिस पर, फाइलोजेनी के बेसिस पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर, इंटरनल कैरेक्टर्स के बेसिस पर, केमिकल्स के बेसिस पर. केमिकल मतलब कि मान लो दो ऑर्गेनिजम्स का केमिकल कंपोजिशन एक जैसा है, मेरे पास भी डीएनए है, तेरे पास भी डीएनए, एक साथ आ जा. तेरे पास आरएनए है, मेरे पास आरएनए, एक साथ आ जा, इस तरीके से. ठीक है, तो आपके पास दुनिया जहान के क्राइटेरियाज होते हैं. हर क्राइटेरिया हर टाइम के साथ क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, चेंज हो जाता है. ठीक है, स्टेट टू इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ. अच्छा अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसमें लिख लो, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं लिखवाऊंगी तो different characters are taken to classify organisms over period of time. ठीक है, अब वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, फिजियोलॉजिकल इंटरनल भी हो सकते हैं.
एवोल्यूशन के बेसिस पे भी हो सकते हैं, जेनेटिक के बेसिस पर भी हो सकते हैं, ठीक है, और केमिकल भी। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? शुड आई रब दिस? ये देख लीजिए इस पहले वाले का आंसर, ये पहले वाले का आंसर है। अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं। स्टेट टू इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के यूजेस क्या है? वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, दे डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया किस तरीके से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं? किसी के साथ पैरासाइटिक फॉर्म में रहकर, किसी के साथ सिम्बायोटिक फॉर्म में रहकर, या फिर डिकम्पोजर, सेप्रोबायोंट। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, और क्या हो सकते हैं आपके सेप्रोफाइटिक। तो ये तीनों एक्चुअली अगर हम तीनों को अलग अलग देखें तो सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है? सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है कि जैसे कोई भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ है या डेड डिकेइंग मैटर पड़ा हुआ है, उसको क्या कर दो? क्लीन कर दो एनवायरनमेंट से, उसको डिकम्पोज करके उसको बिल्कुल गायब कर दो। तो एक तरीके से इन्वायरमेंट क्लीनिंग हो गई। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को क्लीनिंग में मदद करते हैं, एक तरीके से आपका फूड चेन इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मेरी बॉडी के अंदर सिम्बायोसिस करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं। जैसे मैंने कहा कि लार्ज इंटेस्टाइन में ई कोलाई बैक्टीरिया होता है जो कि आपके कुछ कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो अदर देन नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाती है। अब ये क्या है? ये थोड़े से हार्मफुल भी हैं। जैसे अगर ये पैरासाइटिक फॉर्म में हो गए तो ये मेरी बॉडी को डिजीज कर सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं। पर उन डिजीजेस को मारने के लिए अगर मैं कुछ दवाइयों का इन्वेंशन करूं तो वो भी बैक्टीरिया से होंगे। ठीक है, दुनिया जहान की ड्रग्स मेडिसिन इस बैक्टीरिया से बनती है। तो एक तरीके से यूजेस में क्या हो गया? एक्ट एज क्लीनर्स, ठीक है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन of essential elements, in our body, essential elements in our body, ठीक है, act as cleaners, helps in absorption of essential elements in our body, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं? देखो, पैरासाइटिक मोड में हम जनरली यूजेस की बात नहीं करेंगे, हम क्या हेटेरोट्रॉफिक मोड में पैरासाइटिक को लिख रहे हैं। पैरासाइटिक फॉर्म कभी भी हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं? हेल्प्स इन मेडिसिन्स फॉर्मेशन, हेल्प्स इन मेडिसिन फॉर्मेशन। ये तो क्या था? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया था। आर्ची बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया क्या होते हैं? देखो, आर्ची बैक्टीरिया मैंने आपको क्या था, बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया थे। ये ऐसे इन्वायरमेंट में रह सकते हैं जहां पर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला? आर्ची बैक्टीरिया जनरली मार्शी स्वैम्पी एरियाज में भी रहते हैं जहां पर वो मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, और ये मीथेन गैस फर्दर बायोगैस प्लांट्स में अदर पावर जनरेशन में यूज होती है। तो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, दैट इज मीथेन। ठीक है, बात क्लियर हुई? इस आंसर को भी लिख लो। ठीक है, आगे चले। स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखना, अभी आगे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जैसे फंजाई से रिलेटेड आएंगे या वायरस से रिलेटेड आएंगे, वो मैं अभी आपको नहीं डिस्कस करूंगी क्योंकि मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको वायरस, वायरॉइड्स और फंजाई नहीं पढ़ाए हैं। वो मैं आपको प्लांट किंगडम में उठाऊंगी। जब मैं आपका प्लांट किंगडम स्टडी करूंगी तब मैं वो टॉपिक्स उठाऊंगी। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक तरीके से तो मोनेरा प्रोटिस्टा ही पढ़ाया है अभी तक। तो अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू वायरस, वायरॉइड्स या फंजाई है तो हम अभी उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे,
हम जब प्लांट किंगडम में उन्हें इंक्लूड करेंगे तब हम लोग वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आप इसे स्किप मार लेना, ठीक है। और बहुत जल्दी हम प्लांट किंगडम को स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डाइएटम्स? देखो डाइएटम्स की सेल वॉल क्या थी, सेलुलोज की बनी हुई थी। डाइएटम्स आर एक्चुअली प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। दूसरी एक खासियत की बात थी कि इनकी सेल वॉल ऐसे सोप बॉक्स की फॉर्म में होती है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा रही हूं, सिर्फ डिस्कशन है, सोप बॉक्स की फॉर्म में, ठीक है, सोप बॉक्स। अब ये सोप बॉक्स किसका बना हुआ रहता है, सिलिका का बना हुआ रहता है, मतलब इट इज वेरी हार्ड इन नेचर, इट इज वेरी हार्ड इन नेचर। इसलिए जब ये लोग मर जाते हैं, ये जब बैक्टीरिया मर जाते हैं तो इनकी पूरी बॉडी डिग्रेड हो जाती है, सिर्फ सेल वॉल डिग्रेड नहीं होती है, सिलिका रहता है। उस जैसे बैक्टीरिया मरते गए पर सिलिका सेल वॉल रहती जाती है। तो एक के बाद एक क्या होता है, इनके मरने के बाद इनका डिपोजिशन होता है। तो वो डिपोजिशन पूरी तरीके से एक ऐसा लगता है कि पूरा एक रॉक की तरीके से दिख रहा है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका ओनली, उसको बोलते हैं डाइएटोमेशियस अर्थ। जो आगे चल के आपके जैसे आपको रूम में साउंड प्रूफिंग करनी है, कोई डायनामाइट बनाना है, कोई बहुत ज्यादा केमिकल बनाना है, तो सिलिका उसमें यूज होता है, ठीक है। आगे देखें स्टूडेंट्स, फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड सिग्निफाई। एक्चुअली ये जो चीज है, ये इस चीज को इंडिकेट कर दिया है कि टू मच ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। मैंने आपको क्या बोला, आपकी सरफेस ऑफ वाटर पर फाइटोप्लैंक्टॉन्स ग्रो करते हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स मतलब वेरी वेरी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हु आर प्लांट इन नेचर या आर प्लांट इन ओरिजिन। अब प्लांट से तो अपना खाना खुद बनाएंगे, तो ये क्या करते हैं, ये जैसे पानी के सरफेस पे बैठे रहते हैं तो सनलाइट को लेते रहते हैं, वाटर CO2 इनको सब कुछ मिल जाता है, तो ये क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ करते जाते हैं। इतनी ज्यादा ग्रोथ कर देते हैं सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, इतनी ज्यादा ग्रोथ कर देते हैं कि एल्गल ब्लूम आ गया। ब्लूम का मतलब होता है अनवांटेड इंक्रीज इन देयर नंबर, इतना ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा इनके नंबर का कि कंट्रोल ही नहीं होंगे। पूरा सरफेस ऑफ वाटर किसका भर जाएगा, एल्गल ब्लूम का। ये क्या है आपकी एल्गल ब्लूम। टू much growth of algae, too much growth of algae on the surface of water. Too much growth of algae on the surface of water. अब इस एल्गल ब्लूम की वजह से क्या है, ये एल्गल ब्लूम क्या कर रही है, जो नीचे के आपके जू प्लैंक्टन्स है, ये जो पानी के अंदर जू प्लैंक्टन्स है, जू प्लैंक्टन्स मतलब एनिमल, स्मॉल फिशेस, स्मॉल क्रिएचर्स, जो एनिमल्स होते हैं पानी के अंदर, उनको ये क्या कर रही है, ना तो ऑक्सीजन लेने दे रही है, ना न्यूट्रिएंट्स लेने दे रही है। एक तरीके से ये क्या करती है, ओवर ग्रोथ की वजह से पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, और कभी कभार ये एनिमल्स क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। भाई जब इनको न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है, एक्चुअली एल्गल ब्लूम क्या करती है, हिंड्रेंस क्रिएट कर देती है ना सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, एक लेयर आ जाता है, तो ऑक्सीजन या और अदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये गेन नहीं कर पाते हैं। अब रेड टाइड्स का मतलब क्या है, कभी कभार जैसे आपकी जो एल्गीज होती है, मैंने क्या बोलता, दे आर कलर्ड ऑल्सो, उनके अंदर क्या हो जाता है, पिगमेंट्स होते हैं, जैसे हीमोसाइनिन होगा, फ्यूकोजेंथीन होगा, साइनोफाइकोसिन होगा। तो इन एल्गी के अंदर क्या है, पिगमेंटेशन की वजह से एल्गी कलर्ड हो जाती हैं, ठीक है। एल्गी ट्रांसपेरेंट भी होती हैं, कलरलेस भी होती है, लेकिन अगर इनमें कोई पिगमेंट की प्रेजेंस है तो एल्गी समटाइम्स कलर शो करती हैं। तो अगर एल्गल ब्लूम किसी रेड कलर एल्गी की वजह से हो गया, अगर एल्गल ब्लूम मान लो ये रेड एल्गी है, इसका कलर रेड है, तो ऐसा लगेगा रेड टाइड आ गया है। इतनी ज्यादा तादाद में ये सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाती हैं रेड कलर की एल्गी कि जब पानी बहेगा ना तो ये भी पानी के साथ फ्लो करती जाती है, तो ऐसा लगता है रेड टाइड आया है, पूरा पानी आपको ऊपर से रेड कलर का नजर आएगा, ठीक है। सिंपल डिस्कशन था, आगे चले। शुड आई रब दिस, ये वाला पॉइंट नहीं डिस्कस करना है वायरस, क्योंकि वायरसेस हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो स्किप दिस क्वेश्चन अभी के लिए। Describe briefly the 4 major groups of protozoa.
कौन से मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ थे? अमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोअन्स। अमीबॉइड का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी चीज का कैप्चर फेगोसाइटोसिस, अमीबॉइड प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन से करेंगे। सीलिया है तो स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकलेंगे, फ्लैजिला है तो लॉन्ग थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन निकलेगा, और स्पोरोजोआ है दैट मीन्स ये आपकी ये इंटरनल ग्रोथ के लिए करे। जैसे आपका प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरिया पैरासाइट होता है, वो बॉडी के अंदर एंटर करके अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है और छोटे छोटे स्पोर्स बना देता है और पूरे ब्लड में सर्कुलेट कर देता है। तो स्पोरोजोन्स की फॉर्म में, मतलब स्पोर्स की फॉर्म में इनका ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, चले ये हो गया। इसको डीप में नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग देख चुके। वी आर हियर जस्ट टू डिस्कस इट, जो रिवाइज इट। Plants are autotrophic. Can you think of some plants that are partially heterotrophic? जैसे कुछ partially heterotrophic में आएंगे नेफिन्थीस। जनरली जो प्लांट्स होंगे उसमें भी स्पेशली ग्रीन प्लांट विच आर हैविंग अ क्लोरोफिल टाइप ऑफ पिगमेंट आर प्योरली एंड प्योरली ऑटोट्रॉफिक। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक। अब ऐसा एक प्लांट है जो पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक है, मींस नेफिन्थीस इज दैट टाइप ऑफ प्लांट विच इज पार्शियली फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक एंड पार्शियली इट इज हेटेरोट्रॉफिक। मींस नेफिन्थीस नाम का एक ऐसा प्लांट है जो अपना खाना खुद भी बनाता है, अपना खाना क्या करता है, खुद भी बनाता है, लेकिन ये हेटेरोट्रॉफिक भी है। ये हेटेरोट्रॉफिक इन द सेंस, जैसे ये भी आपका सिलेबस में एक तरीके से मान लो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये जनरली आपके एटमॉस्फेयर से, जैसे इन प्लांट्स के बाद नाइट्रोजन नहीं होता है, इन प्लांट्स के पास क्या होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, और प्लांट्स की बहुत सारी ऐसी पार्ट्स हैं, प्लांट्स में ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जहां पर आपको नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट है, यू रिक्वायर नाइट्रोजन इन अ वेरी वेरी गुड अमाउंट। तो नेफिन्थीस नाम के प्लांट्स क्या करते हैं, किसी के साथ एसोसिएशन करके, एनिमल के एसोसिएशन करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन करके, या दूसरे प्लांट्स के साथ करके, इंसेक्ट्स के साथ करके, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को गेन करने की कोशिश करते हैं। तो बाहर से गेन कर रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, तो हाफली वो क्या हो गए, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, डिपेंडेंट फॉर नाइट्रोजन। जहां पर डिपेंडेंट वर्ड आ गया वहां ऑटोमेटिकली यू शिफ्ट योर लॉजिक फ्रॉम ऑटोट्रॉफिक टू हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, आगे चले। व्हाट डू द टर्म्स फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट सिग्निफाई? देखो मैंने आपको एक लाइकन बताया था, लाइकन एक क्या होता है, एसोसिएशन होता है, एक म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप होती है एल्गी एंड फंजाई में। फंजाई एल्गी को रॉ मटेरियल देता है और एल्गी उन रॉ मटेरियल के बदले खुद खाना प्रिपेयर करके फंजाई को दे देती है। फंजाई क्या करता है, इसको रॉ मटेरियल, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट सप्लाई करता है जिससे एल्गी खाना भी बनाती है, खुद भी खाती है और सरवाइव करती है, और साथ में एल्गी फंजाई को क्या करती है, खाना भी देती है। तो दोनों क्या है, बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है। ना तो एल्गी फंजाई को हार्म पहुंचा रही है, ना ही फंजाई एल्गी को हार्म पहुंचा रहा है, मतलब इट इज प्योरली एंड प्योरली सिम्बायोटिक, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसमें क्या होता है कि जो फंजाई वाला कंपोनेंट है दैट इज माइकोबायोन्ट, मतलब इट इज डिपेंडेंट, इट इज नॉट एबल टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड, और एल्गी क्या है, फाइकोबायोन्ट। ठीक है, बात क्लियर हुई, आगे चले। फंजाई वाला नहीं करना अपन को डिस्कस, क्योंकि फंजाई हमने किंगडम अभी नहीं पढ़ा है। What are the characteristic features of यूग्लिनोइड्स? मैंने आपको यूग्लिनोइड्स में किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, देखो यूग्लिनोइड्स का मतलब क्या है, दे आर प्रोटिस्ट। तो आप क्या करोगे, पूरे प्रोटिस्ट के फीचर्स लिखोगे। प्रोटिस्ट के फीचर्स में कैसे हैं भाई, यूग्लिनोइड्स क्या होता है, ऐसे थे ना यूग्लिना की तरह, यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था
कि जो कभी तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना खाना खुद ऑब्टेन करता है, कभी कभार हेट्रोट्रॉफिक भी हो जाता है। तो प्रॉपरली अगर यूग्लिनॉइड्स दे आर एक्चुअली कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्ट, दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्ट, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे कि सेल वॉल हो भी सकती है, सेल वॉल नहीं भी हो सकती है, दे मे बी ऑटोट्रॉफिक, दे मे बी हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो अगर होगी तो किसकी बनी हुई होगी, सेलुलोज की बनी हुई होगी, और इनमें जो बाकी एक्टिविटीज होंगी, इनमें प्रोटोप्लाज्म होगा, इनमें सेल ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है, दे मे बी मेम्ब्रेन बाउंडेड, दे मे नॉट बी मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको यूग्लिनॉइड्स में बता चुकी थी, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। वायरसेस को नहीं देखना क्योंकि हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा था। इसमें भी देखो ऐसे तो ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, लेकिन वायरस नहीं पढ़ा तो नहीं दिखेंगे। इसमें क्या है, इन्होंने ये पूछा है कि वायरस लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं। ये क्या है, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो जब मैं आपको वायरस पढ़ाऊंगी तभी क्लियर होगा, तो अभी इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस विल योर एंड योर डिस्कशन पार्ट। अब देखो अपन लोगों ने कौन से चैप्टर्स को स्टडी कर लिया है, हम लोगों ने सेल टॉपिक देख लिया पूरा मतलब विद डिस्कशन, लिविंग वर्ल्ड पूरा, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पूरा। अब सिर्फ आपके बायोमोलिक्यूल्स का डिस्कशन बाकी है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और जो करंट में चैप्टर गोइंग ऑन है, जैसे डाइजेशन से मैंने करवाया था, तो मैंने आपको कहा था कि वहां से जो भी चैप्टर स्टार्ट हुए हैं उनका डिस्कशन हम अलोंग विद द चैप्टर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग देखो मैंने कितने आई थिंक टोटल 2 to 3 क्वेश्चन से छुड़वाए होंगे, इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो प्लीज। ये मत सोचना कि मैम तो क्या बेकार टाल रही, बताना नहीं चाहती, मैम को आता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। जितना मुझे आता है मैं 100% आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। प्लांट किंगडम में मैंने ये सोचा है कि अगर मैं वायरस और फंगस के साथ में चलूंगी तो फंगस ऑटोमेटिकली प्लांट किसके बाद आता है, फंगस की बात आता है। तो अगर उस टाइम पे आप फंगस पढ़ोगे तो बहुत सारी ऐसी इंटर रिलेशनशिप वाली चीजें होंगी जो प्लांट के साथ एट अ ग्लांस आपको उस टाइम पे क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो हमने फंगस और वायरस नाम के क्वेश्चंस 2 से 3 छोड़ दिए, पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जब प्लांट किंगडम वाला टॉपिक आएगा और हम उसमें उसका डिस्कशन करेंगे तो साथ में ये जो छूटे हुए क्वेश्चन है 2 से 3 इनको भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। डिस्कशन में हमेशा मैं आपको सारे आंसर्स नहीं लिखाऊंगी, अगर अपन डिस्कशन ही इतना लंबा लेंगे तो अपना सिलेबस नहीं कवर होगा। हमें क्या है, सिलेबस की रिदम और स्पीड को भी मेंटेन करना है। तो ओवरऑल क्या कहने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन डिस्कस सब कुछ करेंगे, ऐसा नहीं कि हाँ ये तो आपको पता होगा आगे चले गए, नहीं, मक्कारी नहीं करना है, डिस्कशन सारे करेंगे, लेकिन जहां पर मुझे जो लिखाना होगा मैं वही लिखाऊंगी, बाकी आपके नोट्स में गिवन है, ठीक है। एक ज्यादा ले लेंगे कि जैसे आपके एग्जामिनेशंस आएंगे तो उससे पहले अपन एक ग्रुप डिस्कशन ले लेंगे। अपन लोग क्या करेंगे कि प्रेजेंटेशन वाइज आपको कैसे लिखना है, ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बार कुछ पॉइंट्स के बारे में बता रही हूँ। एज यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट, आपको नीट से पहले अपने बोर्ड के एग्जाम्स क्लियर करने, यू हैव टू ग्रैब वेरी गुड मार्क, एटलीस्ट 90% आपको चाहिए ही चाहिए आगे के लिए, ठीक है। तो आपको क्या, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाओ। अगर आपको लगता है कि मैम इस क्वेश्चन में क्या डायग्राम, तो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा करो। जैसे आप कुछ लिख रहे हो तो आपने हेडिंग लिखी, बुलेट मार्क करो, उसको अंडरलाइन करो। जनरली बोर्ड्स में ब्लू और ब्लैक पेन होता है, आप पूछ लीजिएगा अपनी टीचर से, क्योंकि ऑनगोइंग में आपको आपकी टीचर अच्छे से बता सकती है। मैं भी कुछ रूल्स आपको बताऊंगी, लेकिन अगर वो क्या, जैसे ग्रीन पहले यूज होता था अब नहीं यूज होता, तो ब्लू एंड ब्लैक, तो उसको अच्छे से, ऐसा नहीं कि गाड़ के अंडरलाइन करेगी, पेज ही फट गया नीचे वाला, ठीक है। तो धीरे से अंडरलाइन करो, फिर 1 पॉइंट ब्लू से लिखा, ठीक है। कहीं अगर चार्ट को आपको लगता है कि बहुत सारे पॉइंट्स है, फट से चार्ट बना दो, आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा प्रेजेंटेशन देखकर। कभी कभार तो ऐसा बोलते हैं कि पढ़ेगा ही नहीं, देख के ही मार्क्स दे देगा, तो कितना मजा आएगा, आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे और आपको लगेगा कि मेरी मेहनत भी क्या हो गई है, मैंने जितनी मेहनत की वो मुझे एज अ डिजर्विंग मेरे को मार्क्स से मिल गई है, ठीक है। अच्छे मार्क्स आते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। हैव अ नाइस डे।